वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 7 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बारे में। और इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था ईमेल के बारे में और सोशल नेटवर्किंग के बारे में। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोडक्ट्स को, सर्विस को खरीदने और बेचने, पैसों को ट्रांसफर करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट पर डाटा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह नेटवर्क लोगों को दूरी और समय की बाधा के बिना व्यापार करने में अनुमति देता है। यानी कि आप ई कॉमर्स के माध्यम से दूर दराज से कहीं से भी कोई वस्तु को अगर खरीदना या बेचना चाहते हैं या पैसों का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के माध्यम से यह करना संभव होता है। आगे हम देखते हैं ई कॉमर्स के प्रकार, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है बिजनेस टू बिजनेस। तो यह बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। यहाँ सिर्फ कंपनियां एक दूसरे के साथ कारोबार करती हैं, इनमें फाइनल कस्टमर शामिल नहीं होता है। तो ऑनलाइन लेन देन में केवल मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स आदि शामिल होते हैं। यानी ऐसा बिजनेस जो कंपनियों से कंपनियों के बीच में हो वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। फिर अगला है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर कंपनियाँ अपने सामान को और सेवाओं को सीधे उपभोक्ता को बेचेगी। उपभोक्ता वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स, पिक्चर्स और रिव्यू को देख सकते हैं। फिर वे अपना ऑर्डर देते हैं और कंपनी सीधे उन तक माल पहुंचाती है। तो कुछ लोकप्रिय उदाहरण है हमारे पास कंपनियों के, जिसमें अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जॉबऑन आदि ये हमारे पास कंपनियां हैं जिनसे उपभोक्ता जो होते हैं वो सीधे अपना माल ऑर्डर करते हैं और ये कंपनियां सीधे इन तक अपनी वस्तुएं, सेवाएं पहुंचाने में काम करती हैं। तो इसके आगे हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जहां उपभोक्ता एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, कोई भी कंपनी शामिल नहीं होती है इनमें। यह लोगों को अपने व्यक्तिगत सामान और संपत्तियों को सीधे इच्छुक पार्टी को बेचने में मदद करता है। आमतौर पर व्यापार किए गए सामान जैसे कार हो सकती है, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सामान हो सकते हैं। तो हमारी जो कंपनियां हैं जो कंज्यूमर से कंज्यूमर तक बेचने का काम करती हैं वो होती हैं जैसे ओलेक्स, क्विकर आदि जो कंपनियां हैं, इनके माध्यम से कंज्यूमर टू कंज्यूमर तक अपनी वस्तु को बेचा और खरीदा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स का एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो होता है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करता है। यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा होता है। यानी कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है उसमें कंपनियां कंज्यूमर को वस्तु बेचती हैं और जो कंज्यूमर टू बिजनेस होता है वो उपभोक्ता उसमें कंपनियों को अपना माल बेचता है। जैसे यहाँ समझ लेते हैं कि C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक को डिजाइन करके कंपनियों को बेच सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है बिजनेस टू एम्प्लॉयज़ B2E। तो यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक इंट्रा बिजनेस नेटवर्क का उपयोग करता है, जो कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। तो ये हमने समझा कि ई कॉमर्स क्या होता है। फिर आगे हम समझने वाले हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। तो ई गवर्नेंस या ई शासन एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से सरकारी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ इंटरनेट सर्विस द्वारा जनता तक पहुंचाया जा सके। देश में रहने वाले सभी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सुविधाओं का घर बैठे लाभ उठा सकें। सबसे खास बात यह है कि ई गवर्नेंस द्वारा होने वाले सरकारी कार्यों की एक समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे सरकारी कार्यों में होने वाली लेट लतीफ़ी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सकें ऑनलाइन माध्यम से। इसके लिए ई गवर्नेंस जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ई गवर्नेंस के जो कार्य होते हैं वो समझ लेते हैं। तो ई शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसको लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है और यह सभी अलग अलग कार्य योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक पूरा ऐसा सिस्टम है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता करता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है G2G
जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G का मतलब सरकार से सरकार तक है, अर्थात जब किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना या सेवा के लिए किसी दूसरे सरकारी कार्यालय से संपर्क किया जाता है तो यह सेवा G2G कहलाती है। यानी कि जो सेवा सिर्फ सरकारी विभागों में सरकारी विभाग से सरकारी विभाग तक पहुंचाई जाती है वह G2G कहलाती है। अगला पॉइंट है G2C, जिसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो G2C का मतलब सरकार से नागरिक तक है। इस सेवा के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकता है, जैसे घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, पानी या बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करना आदि। ये सारी जो सेवाएं होती हैं ये गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C सेवाएं के अंतर्गत आती है। फिर आगे हमारे पास अगला है G2B, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस सुविधा के माध्यम से अब देश का कोई भी व्यवसायी अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों को घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकता है, जैसे वैट के लिए पंजीयन करवाना, किसी प्रकार के व्यापारिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। तो G2C जो होता है वो सीधे गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए होता है। फिर उसके आगे हमारे पास है G2E, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो G2E का मतलब सरकार से कर्मचारी है, अर्थात इस सुविधा के माध्यम से सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसमें किसी भी विभाग जानकारी को वेबसाइट के माध्यम से एक दूसरे से साझा कर सकता है। फिर हम समझ लेते हैं ई गवर्नेंस के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स। तो इस सुविधा द्वारा सभी कार्य ऑनलाइन होने से कागज के उपयोग में कमी आएगी, जिससे पेड़ को काटने से बचाया जा सकेगा और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। दूसरा पॉइंट है नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे दफ्तर में भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगला पॉइंट है नागरिकों को सरकारी सूचनाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय से प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों का कार्य एक निर्धारित समय में होगा। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा लाभ यह है कि कुछ नागरिक कार्यालयों में जाने से डरते थे, अब वह अपना कार्य ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और ई गवर्नेंस के कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कोई भी कार्य ऑनलाइन करने पर हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी पड़ती है, जो हमारे लिए घातक हो सकती है। अगला पॉइंट है भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर और मोबाइल का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वह सुविधा का लाभ प्राप्त करने में वंचित रह सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे देश में अभी भी अनेक ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है, जिससे वहां के लोग ई गवर्नेंस सुविधा का लाभ उठा नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट है देश के ऐसे लोग जो निरक्षर हैं और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यदि वह अपनी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो वह दूसरा व्यक्ति उनका लाभ उठा सकता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि ई गवर्नेंस क्या होता है और ई गवर्नेंस के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आगे हम समझने वाले हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो कौन सी हैं। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत देश के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत सी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सकता है, ऑनलाइन पैन कार्ड बनाए सकते हैं, ऑनलाइन राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन रेल टिकट बुक की जा सकती है, ऑनलाइन बस टिकट बुक की जा सकती है, ऑनलाइन दैनिक बाजार का भाव देखा जा सकता है, ऑनलाइन मनरेगा आवेदन किया जा सकता है, ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, ऑनलाइन डिजिटल लॉकर पे अपना रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ऑनलाइन पासवर्ड अप्लाई किया जा सकता है, ऑनलाइन वोटर कार्ड अप्लाई किया जा सकता है, ऑनलाइन आधार कार्ड किया जा सकता है, ऑनलाइन खतौनी देखी जा सकती है, ऑनलाइन न्यायालय में अपना केस देखा जा सकता है, ऑनलाइन मतदाता सूची में अपनी मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढा जा सकता है। ऐसी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार हमें सुविधाएं प्रदान करती है। फिर आगे हम देख लेते हैं उमंग ऐप क्या होता है। तो उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा लाया हुआ मोबाइल एप्लीकेशंस है। उमंग ऐप का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY द्वारा लाया गया है। उमंग ऐप के कुछ फायदे हैं वो हम देख लेते हैं। तो उमंग ऐप
की सहायता से 200 से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का उपयोग एक ही प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। आपको सरकार सभी योजनाओं के लिए अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। उमंग ऐप आपको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है। आगे हम देख लेते हैं उमंग ऐप की मदद से आप निम्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वो कौन सी है? जिसमें हमारे पास है डिजी लॉकर की सुविधा है, HP इंडियन गैस की सुविधा है, भारत गैस की सुविधा है, EPFO की सुविधा है, PMAY स्कीम की सुविधा है, GST की सुविधा है, भारत बिल पे सर्विस की सुविधा है, पैन कार्ड है, परिवहन सेवा वाहन है, CBSE है, ई पाठशाला है, NPS है, पासवर्ड सेवा है। ऐसी बहुत सी और भी सुविधाएं हैं जो उमंग ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है डिजिटल लॉकर। तो डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। डिजी लॉकर में देश के नागरिकों को पैन कार्ड, वोटर ID, पासवर्ड आदि के साथ कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र स्टोर कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएंगे ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले digillocker.gov.in या digitalllocker.gov.in पर जाएं। इसके बाद आपको दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें। नया पेज ओपन होगा जहां अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद डिजी लॉकर आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेट आपको करना होगा। अब आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा डिजी लॉकर है इसके माध्यम से हम अपने जो भी प्रमाण पत्र ID, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या जो भी हमारे प्रमाण पत्र हैं इन्हें हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। ये हमारा एक डिजिटल इंडिया का अभियान है, उसके अंतर्गत डिजी लॉकर को शुरू किया गया था। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 7 के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।